नमस्कार, 5 का प्राइम टाइम में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। जैसे जैसे मौसम में गर्मी बढ़ रही है और ठंड घट रही है और इसका एहसास उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की चुनावी भूमि बयानबाजी से धधकने लगी है। नेताओं का एक दूसरे पर वार और फिर पलटवार भी अब शुरू हो गया है। खासकर गर्मी नाम का शब्द इन दिनों चुनावी माहौल में गर्माहट का एहसास करा रहा है। बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी और आरएलडी तक सभी गर्मी को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। खैर, इसकी सबसे पहले शुरुआत तो राज्य के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने की, जब उन्होंने 10 मार्च की तारीख का नाम लेकर विपक्षियों को सर्दी में गर्मी का एहसास कराने का ऐलान किया। फिर क्या था, विपक्ष कहां चुप रहने वाला था। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी के गर्मी वाले बयान पर पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम से क्या उम्मीदें करते हैं, पहले दिन ये भाषण नहीं सुन रहा हूं। उन्होंने मांग की है कि इलेक्शन कमीशन उनके बयान पर संज्ञान ले। तो वहीं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने सीएम योगी के बयान पर जमकर पलटवार किया और जयंत चौधरी ने प्रत्याशी के समर्थन में वोटों की अपील करते हुए कहा कि ऐसा बटन दबाओ कि बीजेपी के जो चर्बी चढ़ी है वे अपने आप उतर जाए। इससे पहले सीएम योगी ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि ये गर्मी जो अभी कैराना और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है, ये सब शांत हो जाएगी। मैं मई और जून को गर्मी में शिमला बना दूंगा। यानी कि साफ है कि गर्मी और चर्बी उत्तर प्रदेश के चुनावी समर को और ज्यादा गर्म बना रही है। तो ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि ये पहली बार इस तरह की बयानबाजी सामने आई हो। और दंगाइयों को और पेशेवर अपराधियों को अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हुए भी देखा होगा कि कैसे बकस दो एक बार बस। ये जो अभी चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। चौबीस के बाद 25वां घंटा भी नहीं होगा। और योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। जयंत चौधरी, ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। तो ये जो मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है, वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली, उन्हें वापस उन्हें घर भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने इन्हें पैदल पैदल चलाया। जो पैदल पैदल चल रहे हैं और बेदल हैं। कभी मुख्यमंत्री से पूछिएगा उनका दल कौन सा है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जिस तरीके से इन्हें पैदल पैदल चलाया, आने वाले समय में इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए इनकी भाषा बदल गई है। और जब से गठबंधन के लोग और गठबंधन के लोगों को समर्थन मिला है, इनके चेहरे पर तोते उड़ गए हैं। तो तीनों ही नेताओं की बयानबाजी आपने सुनी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले परिचय मेहमानों का। एसएन सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी से प्रवक्ता है। आशीष दीक्षित भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता है। और कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता, और साथ ही इंद्रजीत सिंह आरएलडी से नेता हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। एसएन जी, आप ही के साथ में शुरुआत करूंगी कि बयानबाजी मुझे लगता है कि आपने भी सुनी होगी। इस तरह की बयानबाजी देके मुख्यमंत्री क्या साबित करना चाहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब गुंडा राज था, और जब बीजेपी की सरकार है तो क्या राम राज्य शुरू हो गया है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में किस तरह से अपराधी बेलगाम थे, महिलाओं का अपहरण हो जाता था, व्यवसायियों का अपहरण हो जाता था, और कैराना जैसे कांड हो जाते थे, मुजफ्फरनगर के दंगे हो जाते थे। पूरी सरकार एक लोगों के साथ शिद्दत से खड़ी हो जाती थी। आजम खान का फोन आ जाता था, डीएम एसपी के तबादले हो जाते थे, जाट भाइयों पे मुकदमा दर्ज हो जाता था और साथ हत्या के अपराधियों को छोड़ दिया जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार है, न कैराना में प्लान हो रहा है, न मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा है, और पूरे प्रदेश में बिल्कुल समान तरीके से काम हो रहा है। हम जो योजनाएं लेके आ रहे हैं वो सबके विकास के लिए लेके आ रहे हैं, और हम जो कार्य कर रहे हैं वो 100% के लिए कार्य कर रहे हैं।
तो जो उत्तर प्रदेश में आज तो एहसन जी, आपको भारतीय क्या जनता लगता है कि जो शब्दावली का इस्तेमाल हुआ है क्या वो ठीक है? अगर यही बात अपने तरीके से भी बताते, विकास की बात अगर पार्टी करती, क्राइम रेट कम हुआ है वो बताती, तो एक दूसरा भी तो तरीका होता है ना अपनी बात जनता तक पहुंचाने का। देखिए, अभी आप 10 दिन पहले का बयान देखी होंगी, उसमें ये कहा जा रहा है कि संख्या में लोग 24,000 हैं और हम 90,000 हैं, चुनाव के बाद भूसा भर देंगे। ना देखिए, मतलब अगर आपकी पार्टी का नेता कोई इस तरह की बयानबाजी कर रहा है तो आप उसको डिफाइन करने के लिए किसी और दूसरी पार्टी के नेताओं के जिक्र करेंगे। फिर तो देखिए बीजेपी की एक लंबी फहरिस्त है, फिर तो बीजेपी भी एक लंबी फहरिस्त है। इस बात इस तरह से ललकारता है और कहता है कि हम लिस्ट बना रहे हैं, और प्रदेश के पूर्व मुखिया अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि हम लिस्ट बना रहे हैं, हम सबकी लिस्ट बना रहे हैं, और मंच के माध्यम से कहा, आप लोगों के चैनलों के माध्यम से दिखाया गया। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसे लिस्ट बनाने वाले बहुत दूरगामी हो गए हैं, अब वो कभी आने वाले नहीं हैं, और 10 तारीख के बाद ऐसे लोगों को अपने आप कम बोलने लगेंगे। ठीक है, कपिल जी काफी मुस्कुरा रहे हैं। कपिल जी, इस तरह की बयानबाजी को लेकर जनता सवाल उठा रही है, आप मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा लिया है इसलिए अमनदीप कि लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति के गिरते स्तर को जहां तक ला दिया है, एक मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उनके बोल इस तरीके के अगर निकले, वो आदर्श के पद पर है। उनको आम आदमी नहीं माना जा सकता, ना आम विधायक माना जा सकता, ना सांसद माना जा सकता। वो संविधान से हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, और मुखिया वो सबके हैं, हमारे भी हैं एज ए मुख्यमंत्री। लेकिन उनके बोल इतने बिगड़े, इतने गंदे निकलते हैं, ये शोभा नहीं देती। पर कपिल जी, पहली बार थोड़ी है कि संवैधानिक पद पे किसी नेता ने इस तरह की बयानबाजी की हो। हर बार देखा जाता है जब जब इलेक्शन आते हैं तब तक इस तरह की बयानबाजी सामने आती है। आपकी भी पार्टी पीछे नहीं है ना कपिल जी, आपकी भी पार्टी पीछे नहीं है। गर्मी से लेकर अब चर्बी तक आ गया। और संवैधानिक पद की अगर आप बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मुलायम सिंह का भी बयान आपको याद होगा। मैं बोला नहीं है एहसन सिंह साहब, आप बीच में फिर मत बोलिए, नहीं तो बोल नहीं पाएंगे। ठीक है कपिल जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। में हमने नहीं टपकाई है अपनी। एहसन जी, आपको मैंने बोलने का मौका दिया, मैं तो ऐसा करता नहीं हूँ, बीच में आपको याद दिलाया। एहसन जी, आपको बोलने का मौका दिया, आपसे अब आप सुन लीजिए प्लीज। कि आप एक सब इंसान है, आप योगी आदित्यनाथ नहीं है। मैं एक चीज ऐसा मत कहिए, अभी देखिए ऐसे हुआ व्यक्ति जो हमारा मुख्यमंत्री है, उनके इतने नहीं जो सच्चाई है वही कह रहा हूँ, जो सच्चाई है वही कह रहा हूँ, और पूरी धारता से कह रहा हूं। मैं एक बात कह रहा हूं कि एक संवैधानिक पद है, आप हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप गर्मी शांत कर देंगे। अरे साहब, किसकी गर्मी शांत कर देंगे? शरीर की गर्मी जब शांत होती है तो वो आदमी का इंतकाल फरमा जाता है। क्या कहना चाहती हैं? आप योगी हैं, आप संत हैं, आप महंत हैं। ये बोल तो एक लंठ के होते हैं, संत के नहीं होते। और मैं दूसरी चीज ये कह रहा हूं कि किसको आप सबक सिखाएंगे? 302 के आप आरोपी हैं, 307 के आप आरोपी हैं, 153 दंगे का आरोप आप पर है, और मुख्यमंत्री जी आप जब अपना ही मुकदमा उठा रहे थे तो माननीय न्यायालय ने आपको उठाने से रोक दिया। अरे कम से कम ऐसा कहिए कि हमें आपके लिए कुछ कहना ना पड़े। और दूसरी बात यह रह गई कि समाजवादी पार्टी इस तरहीन बात नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। अनाज की पोटली लेकर के पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम चुनाव में हैं। हम वहां पे जाट मुस्लिम एकता कायम करना चाहते हैं, जो आपने मुजफ्फरनगर दंगे के भेंट चढ़ा दी थी। 60 लोगों के हत्या के आरोपी को आपने टिकट दिया है, नाम है सुरेश राणा और नाम है संगीत सोम, और वो 60 लोगों के हत्या आरोपी हैं। आपके ही भारतीय जनता पार्टी के कुलदीप जी, आपके ही भारतीय जनता पार्टी के गुड्डू खटीक, क्या बात कर कपिल जी, अब आप इतने सारे रिपोर्ट में सवाल खड़े कर रहे हैं, तो जयंत चौधरी ने क्या कुछ बयान दिया है वो भी आपने सुना होगा। 35 आपके ऊपर कपिल जी, जयंत चौधरी ने क्या बयान दिया है वो भी आपने सुना होगा। जरा मायने बताइए ना, उसके भी मायने बताइए कि हेमा मालिनी नहीं बनना। अमन जी, हमने नहीं सुना उनका बयान, एक बार हमें आप बता दें, हमें आप बता दें। ठीक है, हमने बयान नहीं सुना उनका, नहीं सुना, क्या उन्होंने कह दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, अगर संभव हो सके तो प्लीज उनकी बाइट जरा सुनाइए जयंत चौधरी की, जो उन्होंने
टिप्पणी की है। देखिए, अगर होगा संभव तो बीच डिबेट में जरूर मैं वो बाइट सुनवाऊंगी और आपसे उसका जवाब लूंगी, लेकिन आशीष जी आपका रुख करूंगी। जरूर अमनदीप, मैं बिल्कुल कामा बाई फुल स्टॉप जवाब दूंगा, कामा बाई फुल स्टॉप। ठीक है, बाइट पहले सुना देते फिर उसके बाद। हेमा मालिनी बकस दो एक बार बस। ये जो अभी चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। चौबीस के बाद 25वां घंटा भी नहीं होगा। और योगी बाबा जो कह रहे हैं कि इनकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में शिमला जैसी ठंड हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीत लहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। जय चौधरी, ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। तो ये जो मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है, वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली, उन्हें वापस उन्हें घर भेज दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने इन्हें पैदल पैदल चलाया। जो पैदल पैदल चल रहे हैं और बेदल हैं, कभी मुख्यमंत्री से पूछिएगा उनका दल कौन सा है, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि जिस तरीके से इन्हें पैदल पैदल चलाया, आने वाले समय में इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए इनकी भाषा बदल गई है। और जब से गठबंधन के लोग और गठबंधन के लोगों को समर्थन मिला है, इनके चेहरे पर तो हेमा मालिनी को लेकर क्या कुछ बयानबाजी हुई है, जयंत चौधरी ने क्या कुछ कहा है, वो पहले आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद में फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज इनकी जुबान पे मेरे लिए इतनी मीठी मीठी बातें। योगेश अभी कह रहा था ना, योगेश को तो अमित शाह ने कह दिया, योगेश आजा, तेरा हेमा मालिनी बना दूंगा। और ना जाने कैसी कैसी बातें मेरे लिए भी कह रहे हैं। कोई प्यार नहीं, कोई लगाव नहीं हमारे लिए। 7 साल में और मैं कह रहा हूं, मुझे खुश करके क्या मिल जाएगा? मुझे तो नहीं बनना हेमा मालिनी। जनता के लिए क्या करोगे? वो 700 किसानों परिवारों के लिए क्या किया आपने? टेनी जी मंत्री क्यों बने बैठे हैं? रोज जो है सुबह उठते हैं और नफरत घोलने का काम शुरू कर देते हैं, और कोई काम नहीं है। कपिल जी, मुझे लगता है आपने सुन लिया होगा क्या बयानबाजी की गई है। मुझे तो नहीं बनना हेमा मालिनी, मायने बताइए इसके क्या है? वाह 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 वाह, बिल्कुल सही बात कहा उन्होंने कि उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया मथुरा के अंदर, हमें नहीं बनना है हेमा मालिनी। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर मैं कहूं कि अमनदीप ने विकास नहीं किया, हमें अमनदीप नहीं बनना है, फिर तो इसका क्या मतलब हुआ? जिस अंदाज में बयानबाजी हुई है उसको नहीं, इस तरह से आप डिफाइन ना कीजिए, इस तरह से डिफाइन ना कीजिए। किस अंदाज में? क्या सिर्फ तालियां बजवाने के लिए इस तरह की बयानबाजी? क्या सिर्फ तालियां बजवाने के लिए? इलेक्शन आ गया। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, अमनदीप एक बात बता दे। नहीं, देखिए एक बात बताएं, जितना बयान है आप उसी को उसी चीज में लेंगी, शब्द को आप शब्द में ही लेंगी, उसके अलावा अतिरिक्त आप कैसे कह रही, हंस के कह रही, रो के कह रही, गा के कह रही, इसका कोई फर्क नहीं। लाखों लड़कियां ये ख्वाब संजोती हैं हेमा मालिनी जैसा बनने का, कि किस तरह की बात कर रहे हैं आप? मतलब विकास से जोड़कर आप तो उसको एक नई अलग ही दिशा दे रहे हैं। आप सिर्फ हेमा मालिनी नहीं, आप देखिए उन तमाम लड़कियों का भी अपमान कर रहे हैं। अगर लाखों लड़कियां हीरोइन बनना चाहती हैं, हेमा मालिनी जैसी सांसद बनना चाहती हैं, तो इसमें अगरिमापूर्ण कौन सी बात है? हमको बताओ अमनदीप। सबसे पहले आशीष जी आपका ही रुख करूंगी मैं। बयानबाजी को लेकर तो लगातार हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि कांग्रेस कहां पर खोई हुई है? अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी बताती है, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रही है।
अमनदीप जी, कांग्रेस खोई नहीं है। कांग्रेस इस बार उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों में है और हम लोग कोई भी घोषणा फर्जी बयानबाजी पे विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश में एक सकारात्मक माहौल बनाने आए हैं और उसी पे हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी काम कर रही हैं। ये लोग समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ये लोग आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं, गर्मी सर्दी की बात कर रहे हैं। जब 700 किसान ठंडे हो गए, उनका शरीर ठंडा हो गया, वो शहीद हो गए, ना अखिलेश यादव जी गए ना योगी जी गए, कांग्रेस पार्टी के लोग किसानों के साथ खड़े रहे। आज देश में आशीष जी, ये पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है कि इस तरह की बयानबाजी सामने आई हो। भूल जाइए, देखिए बयानबाजी ये लोग इसी तरीके से माहौल बनाते हैं और माहौल बना के सत्ता में आते रहे, मगर इन लोगों को सत्ता चलाना नहीं आता। उत्तर प्रदेश की जनता भी ये जान चुकी है। केवल माहौल बनाना है कि गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, सर्दी हो गई, गर्मी हो गई, ना किसी मुद्दे पे सड़क पे आते हैं, ना किसी जनता के सरोकार के कार्य करते हैं। देखिए ये लोग पूरी तरीके से सत्ता में आने के लिए प्रयासरत रहते हैं, ना इनके पास कोई विजन है, ना इनके पास कोई रोड मैप है। हम लोग कांग्रेस पार्टी इस बार एक विजन के साथ में एक रोड मैप तैयार करके जनता के बीच में जा रही है। हम लोग जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने 40% आरक्षण देने की बात कही है, महिलाओं को हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसका सकारात्मक परिणाम भी मिल रहा है। जनता बहुत ही आशा भरी निगाहों से देख रही है और जब आने वाले परिणाम देखिए अमनदीप जी आएंगे तो उसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम होंगे कांग्रेस के लिए भी और उत्तर प्रदेश के लिए भी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश को इन लोगों ने नोचने का काम किया है। लगातार 30 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं, विकास के पायदान पे तीसरे चौथे नंबर पे होता था उत्तर प्रदेश। आज 30 सालों में इन लोगों की कई बार सत्ता देने का काम किया उत्तर प्रदेश में की जनता ने, मगर इन लोगों ने नोचने का काम किया। इन लोगों ने जो है उत्तर प्रदेश को कमजोर करने का काम किया। आज विकास के पायदान पे 24वें 25वें स्थान पे पहुंचा दिया है। जब कांग्रेस की सरकार थी 4वें 5वें स्थान पे था। हम लोग एक विजन के साथ में जनता के बीच जा रहे हैं और इसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इस तरीके की बयानबाजी से, इस तरीके की हवाबाजी से अब जनता ऊब चुकी है। वाकई में आशीष जी, ये अब बाकी भी तमाम राजनीतिक दलों को सोचना होगा कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो विकास से जुड़े मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसको जनता के सामने रखा जाना चाहिए, वो विजन होना चाहिए, ना कि इस तरह की बयानबाजी का। इंद्रजीत जी आप बताइए, देखिए इससे पहले कपीश जी यहाँ पर जिक्र कर रहे थे कि अगर कोई संवैधानिक पद पर है तो उसको उसकी गरिमा में रहना चाहिए। जयंत चौधरी, ये देखिए ये कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता या छोटे नेता नहीं है ना, एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जिस लहजे में उन्होंने इस तरह की बयानबाजी की है, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होगा। आपका इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगे। अमिताभ बच्चन। अमन जी धन्यवाद, आपने बेशक सबसे लास्ट में मौका दिया, पर मुझे उम्मीद है कि आप मुझे पूरी बात कहने देंगे जी। देखिए अमन जी, बात यह है कि हमें बताया गया है कि जुल्म करना और जुल्म सहना दोनों ही गलत हैं। ये सत्ताधारी सरकार ये समझ चुकी थी कि आदरणीय जयंत चौधरी जी के ऊपर ना तो इस टाइम चौधरी चरण सिंह जी का आशीर्वाद है और ना स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी और ना चौधरी चरण सिंह जी का। दोनों लोग आज हमारे बीच में नहीं है और ये अकेले रह गए हैं। जयंत जी, इनको जिस तरीके से मर्जी अंडर प्रेशर लेने की बात करो तो किस तरीके की बातें कर रही, इसमें आप उनको मैं कह देना चाहता हूँ कि जयंत चौधरी के साथ पूरे देश का युवा उनके साथ है, उनके साथ बाजू बन के खड़ा है और उत्तर प्रदेश का युवा उनको ताकत देने के लिए तैयार खड़ा है। हम इन तरीके के बयानबाजियों से हम जाते नहीं है, लेकिन शुरुआत देखिए किसने करी। अब एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये फुल मैंडेट की सरकार थी, 300 पर सीटें इनको दी गई, ये कोई विसाखियों की सरकार तो थी नहीं। इन्होंने 75 लाख नौकरी देने की बात करी थी, नौकरी दी 4.5 लाख, इसका मतलब है कि 70 लाख नौकरियां खा गए। इन्होंने ये कहा था 15 दिन के अंदर गन्ने की पेमेंट कर देंगे। आज तक 4000 करोड़ रुपया गन्ना किसान का बाकी है। अगर बिजली का बिल जमा नहीं कराता तो उसके ऊपर FIR हो जाती है। आपके बराबर में बिल्कुल यूपी का बॉर्डर लगता हुआ हरियाणा है। हरियाणा में हमारे को बिजली सस्ती मिल रही है, किसान को यूपी में महंगी मिल रही है। हरियाणा में गन्ने के रेट फालतू मिल रहे हैं,
और यूपी में हमको कम मिल रहे हैं। हरियाणा सरकार बड़ी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार मजबूत है। आपने क्या कहा था, आप कहाँ चले गए? आपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और उल्टी सीधे बातें कर करके आप भ्रमित कर रहे हो। आप अपनी गलतियों का एहसास कीजिए। इन्होंने खाद के कट्टे में से 5 किलो खाद चोरी कर ली। इन्होंने जो है किसान के ट्यूबवेलों पे बिजली के मीटर लगा दिए। आप आए थे कि हम बिजली के रेट कम करेंगे, किसान को सुविधाएं देंगे। आपने डीजल 100 रुपए कर दिया। आप आज दुगने की बात करने जा रहे हो। 700 किसान मेरा बेचारा हमारे बीच में से चला गया। आप किसी के यहाँ 7 मिनट के लिए आंसू बहाने नहीं गए। आपने 403 महीने अभी प्रचार प्रसार के लिए निकाल दी। अरे भाई मेरे 403 महीने माननीय मुख्यमंत्री जी, 403 महीने कोरोना के दौरान में आपने बना दी। आपने जो मुद्दे गिनाए हैं वो पूरे जनता से जुड़े हुए हैं और उसको लेकर बात होनी भी चाहिए और विपक्ष को उस पर आवाज उठानी भी चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इस तरह की बयानबाजी क्यों? मेरा सवाल यही है। मैं अमन जी, मैं आपके कह रहा हूँ, देखिए हमारी तरफ से शुरुआत नहीं हुई है। मतलब अगर कोई पार्टी शुरुआत करती है तो आप लोग जवाब भी उसी लहजे में देंगे? मतलब अगर कोई राजनीतिक पार्टी शुरुआत करती है तो उसका जवाब भी उसी लहजे में होगा? फिर तो ये मतलब चलता ही रहेगा, कोई वार करेगा, कोई पलटवार। हमें शिष्टा नहीं, देखिए अमन जी, आप मुझे अपनी बात कहने दीजिए। शिष्टाचार तरीके से होना चाहिए। आप मुझे बताओ, एक आप कहना चाह रहे हो कि आपकी जो गर्मी निकाल देंगे, गर्मी निकालने का क्या मतलब होता है? ये एक संवैधानिक पद में बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री महिला को लेकर जिस तरह की बयानबाजी की गई है, बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है। मैंने सवाल उठाया, उसको लेकर मैंने सवाल किया। से बीजेपी से भी हमारे साथ में नेता जुड़े हुए हैं, उनसे मैंने सवाल किया, लेकिन किसी महिला अभिनेत्री को लेकर इस तरह की बयानबाजी करना ये कहाँ तक ठीक है? देखिए अमन जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इनका मकसद केवल और केवल ये है मुद्दों से भटकाना। मुझे एक बात बताइए, कोरोना के दौरान गांव के अंदर ना तो दवाई थी, ना ऑक्सीजन थी, ना वहाँ डॉक्टर थे। अगर ये 403 वैन कहीं कम से कम गाँव में चली गई होती तो जो बुजुर्ग तस्वीरें देखी वो हमने अपने चैनल पे दिखाई भी। आपने कहा कि इस तरह की बयानबाजी करके ये जनता को भटकाना चाहते हैं। शमशान घाट पे टोकन, हाँ, बिल्कुल पता है, वहाँ का कुछ और आंकड़ा हुआ करता था, शमशान घाट पे कुछ और आंकड़ा होता था, मेडिकल बुलेटिन में कुछ और आंकड़ा होता था। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आप ये बताइए ना, आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जाती है, तो अगर इस तरह की बयानबाजी हुई है तो आपकी पार्टी के नेता भी उसी तरह की बयानबाजी करके क्या कर रहे हैं? आप भी तो जनता को गुमराह कर रहे हैं ना, आप भी जनता को भटका रहे हैं, आप भी उसी राह पे आगे बढ़ रहे हैं। हम नहीं करेंगे इस काम को। मैं बताऊं आपको, ये मैंने आपका बयान अभी सुना है, क्योंकि मैं सुबह से किसी कार्यक्रमों में लगातार कार्यक्रम लगे हुए थे, मैं इसको पूरे एग्जैक्ट तरीके से सुन नहीं पाया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें तो खुद जैन जी ने ये कहा है, अखिलेश जी ने कहा है कि आपको अपने काम बताने हैं। आपने बताइए, हमने इस स्पेशल ये कहा है कि हम 15 दिन के अंदर किसान कोई गन्ने की पेमेंट करेंगे। हमारे पास बजट में नहीं भी प्रावधान होगा, अलग से बजट बनाया जाएगा। हमने कहा है कि जो पुलिस की भर्ती है उसकी उम्र की जो संख्या वो 28 साल तक करी जाएगी। हमने हर उस मुद्दे को, यूपी में जितने ग्राउंड बनाए जाएंगे कि हमारे बच्चे जाके ओलंपिक में जाके मेडल जीते, हम उस हर चीज को छूना चाहते हैं जिन चीजों तक सरकार नहीं पहुंच पाई। हम इनसे बचना चाहते हैं, इन आक्षेपों से बचना चाहते हैं, आक्षेप लगाने से बचना चाहते हैं। हम केवल ये कहना चाहते हैं, आपकी कोई बैसाखियों की सरकार नहीं थी, आपको फुल मैंडेट की सरकार थी, आपके पास तो पूरी ताकत थी, आपके पास तो जनता के बीच में सिर्फ और विकास अपना मॉडल। इन्होंने स्मार्ट सिटी की बात करी, बताइए अमन जी, इन्होंने स्मार्ट सिटी कहाँ बनाई? कई ये बेकार की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। जनता समझ चुकी है, जनता इनके अब छल में नहीं आएगी। इंद्रजीत जी, आगे भी मैं आपको मौका दूंगी बोलने का, लेकिन मैं एसएन जी आपसे पूछना चाहूंगी, राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, इस तरह की बयानबाजी बार बार हो रही है, एक बार नहीं हर बार होती है। जब जब चुनाव इलेक्शन आते हैं तब हम देखते हैं कि इस तरह की बयानबाजी होती है। क्यों ना इसको लेकर एक कानून क्यों नहीं बना दिया जाता? क्यों, अगर कोई बड़ा नेता इस तरह की बयानबाजी करता है, आप लोग उसको लेकर सवाल भी नहीं खड़े करते हैं? कई बार ये हो जाता है कि बयानबाजी बहुत ही ज्यादा बुरे स्तर की होती है तो ये बोलकर पल्ला झाड़ लिया जाता है, ये तो उनकी निजी टिप्पणी हो सकती है, पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए अमन जी, अभी सबको मैं सुन रहा था, कांग्रेस का तो कोई जनाधार नहीं है, उस पर मैं क्या टिप्पणी करूं यहाँ पे। और मतलब अगर कोई विकास के मुद्दे लेकर आगे बढ़ रहा है तो आप ये कहेंगे कि कोई जनाधार नहीं है?
आप सुन लीजिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, सुन लीजिए। जनता तो आप अपनी बात कीजिए ना, आप फिर कांग्रेस को बीच में ला रहे हैं। अपनी बात कर रहा हूँ ना, कांग्रेस कहा तो सुन लीजिए। देखिए, कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र लेके आया, देश के कई प्रदेशों में उनकी सरकार है, वो वहां पे उस घोषणा पत्र को नहीं लागू कर रहे हैं। 40% वो केरल में नहीं दिए, पंजाब में नहीं दिए, उत्तराखंड में नहीं दिए, लिहाजा उस पर कोई बात नहीं किया जाएगा। आप देखिए, समाजवादी पार्टी की उन्होंने कहा सुरेश राणा जी को, आप बताइए, सुरेश राणा जी ने कहा कि 2 जाट भाइयों की हत्या कर दीजिए। सुरेश राणा ने कहा कि जो है 7 जो अभियुक्त पकड़े गए उन भाइयों की जो हत्या हुई है उसको मतलब दूसरी पार्टी के बयानबाजी आप मत सुनाइए सर। हम लोग देखिए, अगर कोई और विपक्षी पार्टी भी इस तरह की बयानबाजी कर रही है तो हम अपने चैनल पे उसको भी दिखाते हैं, उनके प्रवक्ताओं को बिठाकर उनसे भी सवाल पूछे जाते हैं। प्लीज वो मत गिनाइए, इस तरह से आप डिफाइन मत कीजिए इसको। कौन देता है आप बताइए, कौन गाली देता है? वो कह रहे हैं कि ये जो है जिम्मेदार पद पे, अगर मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश का है तो उसको भी आप गाली नहीं दीजिए, अगर प्रधानमंत्री पूरे देश का है तो उसको भी आप नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, विकास पे आ जाइए। हमने जो विकास किया है वो सबके लिए किया है, और उस इनका वाला विकास नहीं किया है। उस विकास को ये नहीं मानेंगे और मानना भी नहीं चाहिए। ये केवल हज हाउस बनाते थे, और हमने जो आवास दिया वो सबके लिए दिया। देखिए, दंगाइयों को सीएम आवास में बुलाकर चाय पिलाते थे, हमने दंगाइयों पे बुलडोजर चलाने का काम किया। तो फिर इस तरह की बयानबाजी की क्या जरूरत आन पड़ी आपको, जब आपने विकास का काम किया और जनता में भरोसा जताया विकास को लेकर, तो फिर क्या जरूरत है इस तरह की बयानबाजी की? और आप उसको ये कहकर डिफाइन कर रहे हैं कि दूसरी विपक्षी पार्टी के नेता भी इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में दंगा होता है तो क्या वहाँ किसान नहीं मारे गए थे? ठीक है, कपिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब ले लेते। कई सारे सवाल आपने भी खड़े किए विपक्षी पार्टियों पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एहसन जी जवाब लीजिए प्लीज। आप एक कर बोलिए प्लीज, एक कर बोलिए, वरना एक की आवाज को डाउन करना पड़ेगा, इसलिए प्लीज एक कर बोलिए। कपिल जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। अरे आपके यहाँ कितने लोग फरार चलाओ, हैं? हमको ये बताओ, आपके यहाँ कितने लोग फरार हैं? बताइए, बलात्कार के अभियुक्त को टिकट कौन दे रहा है? गायत्री प्रजापति की मिसेज को टिकट कौन दे रहा है? सबसे ज्यादा अपराधियों की पार्टी कौन है? आज नाहिद हसन को टिकट देके क्या घोषणा किया? तो आप टिकट देने ही क्यों दे रहे हैं? क्यों नहीं एक्शन लिया गया उस पे? एक बात बताइए आप, अगर कोई आरोपी है तो फिर वो यूपी में बाहर क्यों है? अगर आरोपी है फिर तो जेल में होना चाहिए उसे। मतलब आपकी सत्ता, आप तो फिर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं ना, ये कहकर कि आरोपी है, दोषी है, टिकट दिया जा रहा है। तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं अभी तक कार्रवाई हुई? बिल्कुल एक्शन लिया जा रहा है। आप देखे होंगे कि दफ्ती लगा लगा के भी थाने में आते थे लोग। 5 साल बीत चुके हैं, इतना कैसा एक्शन है जो अभी तक पूरा ही नहीं हुआ? इनके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। जो चीजें कोर्ट में चली जाती हैं, आज देखिए मुख्तार अंसारी के ऊपर कार्रवाई चल रही है। तो एहसन जी, ऐसे तो बीजेपी के भी कितने नेता हैं, बीजेपी के भी कितने नेता है जिनका कोर्ट में केस चल रहा है। जब तक कोर्ट डिक्लेयर नहीं करती, जब तक आप दोषी करार नहीं कर सकते, जब तक कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना देती, जब तक आप किसी को दोषी घोषित नहीं कर सकते ना, इस तरह की तर्कहीन बातें मत कीजिए प्लीज। आप कपिल जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए अमनदीप, हम एक बात कह रहे हैं, हम तो मुद्दों के आधार पर लड़ रहे हैं। हमने अन्न संकल्प उठाया है, हमने ये कहा है कि हम किसानों की हर फसल की एमएसपी देंगे, हर फसल की, और 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और उनकी सिंचाई की बिजली एकदम फ्री देंगे, जितना चाहे सिंचाई करें। हमने इस बात को कहा है कि हम उनको कर्ज, क्या बोलते हैं, ब्याज मुक्त कर्ज भी देंगे, ब्याज मुक्त कर्ज एकदम 1 पैसे का ब्याज नहीं लगेगा। जनता को रोजगार दीजिए ना, जनता को रोजगार दीजिए, उसका हक दीजिए। आप लोग फ्री में देने की बात करते हैं, उसके बाद में टैक्स लेकर आप लोग जनता से वसूल लेते हैं। कल देखिए बजट पेश हुआ है, एक मिनट सुन लीजिए, कल बजट पेश हुआ है, कई सारे एक्सपर्ट्स ने यही दावा किया है कि फ्री देने की बात तो की जाती है, लेकिन उसका जो असर होता है वो खजाने पर होता है। फिर अमनदीप जी, खजाने पे तब असर होता है जब किसान पैदावार ना कर रहा हो और आप उसको बिजली फ्री दे रहे हैं। आप देखिए ये लागत मूल्य कैसे बढ़ा है। इन्हें तो आय बढ़ानी थी ना किसानों की, इन्होंने लागत मूल्य कैसे बढ़ाया? 65 का डीजल 100 रुपया पहुंचाया, इन्होंने 4 रुपए की बिजली 7.5 रुपए कर दी, ट्यूबवेल पर मीटर लगा दिया, घरों पे फिक्स जो चार्ज आता था वहां मीटर लगा दिया, खाद में से 5 किलो चुरा लिया और खाद का दाम बढ़ा दिया। तो ये है इनका तरीका।
हम तो ये कह रहे हैं कि अमनदीप छोटी सी बात समझिए, आपके भी घर में बिजली जाएगी। आप सोचें कि जब हम 14 में 4 रुपए बिजली दे रहे थे, ये 7.5 रुपए दे रहे हैं। ये बिजली जो कंपनी उत्तर प्रदेश को दे रही है वही दिल्ली को दे रही है 3 रुपए में और पंजाब को दे रही है 2.5 रुपए में। और पूरे देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में आ रही है। और धन्य है सरकार की कहती है कि उस कंपनी को 90,000 करोड़ का घाटा लगा है। सबसे पहले तो इस भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। ठीक है कि जब आप 7 रुपए बिजली बेच रहे हो तो आपको घाटा लग रहा है, और दिल्ली में आप 2.5 रुपए और पंजाब में 3 रुपए बेच रहे हो तो आपको घाटा नहीं लग रहा है। ये कैसे? पार्टी की सरकार ये कैसे? और दूसरी बात मैं ये पूछ रहा हूँ कि एसएन सिंह, एक बात बताओ, आप पैदा होते प्रवक्ता बन गए थे क्या? मैं तो एक बात कह रहा हूँ, 56,000 करोड़ रुपए हम लोगों ने दिया। मुख्यमंत्री बता नहीं सकते हैं कि 3 कौन से प्रोजेक्ट बिजली के उत्तर प्रदेश में लगे हैं, उसका नाम नहीं जानते हैं। वो अखिलेश जी चैलेंज करते हैं, क्यों नहीं बताते? सुनिए, आपको जब कोई जानकारी नहीं है, कोई ज्ञान बिजली घर नहीं किसने दिया? अधूरे ज्ञान लेकर आप प्लीज आप दोनों मुद्दे से मत भटकिए, आप दोनों मुद्दे से मत भटकिए। इंद्रजीत जी आप बताइए, देखिए ये राजनीति अपने स्तर की आप देख ही रहे हैं। एक तरह से अगर मैं कहूं कि ये अवसरवादी राजनीति है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगर विपक्षी नेता किसी तरह की कोई बयानबाजी कर रहा है तो सवाल उठाए जाते हैं। अपनी अगर कोई नेता इस तरह की बयानबाजी करता तो फिर नेता उसको डिफाइन करने में लग जाते हैं। रही बात फ्री में सुविधाएं देने की, तो इसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जनता को इतना कैपेबल क्यों नहीं बना दिया जाता कि वो उस चीज को खरीद कर अपने पास ला सके या खरीद सके। क्यों फ्री में देने की बात कही जाती है? ये तो एक तरह से लालच देकर वोट लेना होता है। अरे देखिए, हम खरीद के दे रहे हो या हम कैसे भी दे रहे हो, हम 24 घंटे बिजली देने का काम कर रहे हैं। तो प्रभु टैक्स के जरिए वसूल लीजिएगा आप बाद में। क्या हुआ इससे पहले? पेट्रोल में कितना टैक्स बढ़ा है? बिजली के कारखाने नहीं है, जनता के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी लोगों के पास भी मुझे जाना है। प्लीज सुन लीजिए, बाकी लोगों के भी रिएक्शन लेने, प्लीज जवाब। अगर आप दोनों इसी तरह बोलेंगे तो किसी को कुछ भी नहीं समझ में आएगा। प्लीज बाकी मेहमानों को भी बोलना मौका दीजिए। प्लीज कपिश जी, इंद्रजीत जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप दोनों को ही मैंने बोलने का बात करूंगा ना, इनकी आवाज को बंद कीजिए। इंद्रजीत जी आप अपनी बात रखिए। अमनदीप जी देखिए, बात ये, इन्हें 4.5 साल बाद बिजली फ्री आधी करने की बात आई। आपने कोरोना के दौरान जब आदमी की जेब में पैसे नहीं थे, नौकरियां छूट गई थी, वर्क फॉर होम हो रहा था, तब भी आपने बिजली के बिल की गुंजाइश नहीं करी। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, बच्चों को स्कूल के लिए आपने किसी स्कूल वाले के ऊपर एक्शन नहीं लिया, पूरी फीस उनसे ली गई। जो मौका था, जिस मौके पे सरकार को साथ खड़ा रहना चाहिए। देखिए, कोई भी सरकार हो, केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, उसका 3 मुद्दों पे सरकार आती है: शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य। तीनों में ये सरकार खत्म पीछे रह गई, तीनों में कोई बातें पूरी नहीं कर पाई। मेरे कल खुल गाजियाबाद में थाने के नजदीक 30 लाख रुपए की लूट हुई है, पान व्यापारी के साथ लूट हुई है। ये अब अपने मुंह से आप कुछ भी कहिए, एनसीबीआर के आप आंकड़े कहाँ मिटा लेंगे? आप उनको तो नहीं मिटा सकते। और दूसरी बात, हम जो बात कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपने कल बजट देखा होगा, आप मुझे बताइए बजट में क्या करा इन्होंने। आम आदमी सोच रहा था कि 2.5 लाख की जो लिमिट है उसको बढ़ाया जाएगा। मध्यम वर्ग की आप बात करते हैं, आप वोट तो मध्यम वर्ग का लेना चाहते हैं, लेकिन मध्यम वर्ग को आप इमदाद देना नहीं चाहते। आपने 2.5 लाख की लिमिट को ऊपर नहीं करा। आपने कोई ऐसा, आपका उल्टा कहना ये है कि ये शुक्र करो कि हमने पैसा नहीं बढ़ाया। आपने कहा कि क्योंकि कोरोना में हमें बीमारी थी। अरे आपने कोरोना के दौरान वैक्सीन लगाई है, आपने डीजल और पेट्रोल का जो पैसा फालतू लिया, तब भी आपने ये कहा कि इसमें पैसा फालतू इसलिए लिया जा रहा है। आपने रोड बनाई, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, फिर उसके ऊपर टोल टैक्स लगा दिए। भाई, जब आपने सेल्स के माध्यम से, डीजल पेट्रोल के माध्यम से शराब के ऊपर एक्साइज बढ़ा के आपने पैसे चार्ज कर लिए, तो टोल टैक्स को पब्लिक से दिया जा रहा है। आप डबल इंजन की सरकार है तो जनता के ऊपर डबल मार मारेंगे, ये कहाँ का संविधान है? इंद्रजीत जी, सवाल तो यही है ना कि जनता से जुड़े मुद्दे उठने चाहिए, लेकिन यहाँ पे बयानबाजी कुछ और हो रही है। आशीष जी आप बताइए, कांग्रेस की तरफ से अभी तक विधानसभा चुनाव में जो मुद्दे उठाए गए हैं वो जनता से जुड़े हुए हैं, और
इस तरह की जब बयानबाजी सामने आती है, आप भी समझते होंगे कि किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए, तालियां बजवाने के लिए और जनता का अटेंशन खींचने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जाती है। क्या लगता है इन सब के बीच में कांग्रेस किस तरह से पार पा पाएगी? इंद्रजीत जी बोलने का मौका दूंगी आपको, प्लीज। अभी आशीष जी आप बोलिए। बीजेपी वालों से क्यों बंद हो जाए? बोलने वाले को टॉपिक दे दो ना, पॉइंट ऑफ मैं नहीं दे सकता भाई, कितनी देर रहेगी? 5 काम कर रही है आगामी प्रियंका गांधी, और जनता भी अब इन सब चीजों से उठ गई है। देखिए उत्तर प्रदेश का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया है। इतनी ज्यादा साधन संपन्न होने के बाद भी उत्तर प्रदेश जिस कमजोर स्थिति में है, उसकी सबसे बड़ी कारण जाति के नाम पर राजनीति होना है, धर्म के नाम पर उत्तर प्रदेश को बढ़ना है। जिस तरीके से ये राजनीतिक दल आते रहे, किसी ने जातियों के नाम पे बांटने का काम किया, किसी ने धार्मिक नाम पे बांटने का काम किया, और हर बार जब बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश को इन लोगों ने छलने का काम किया है। लगातार उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, लगातार उत्तर प्रदेश को कमजोर हुआ है, और उत्तर प्रदेश के जो नौजवान है वो लगातार जो है बेरोजगारी के कारण अन्य प्रदेशों में जाते रहे हैं, उनका पलायन होता रहा है। आज उत्तर प्रदेश के किसान बहुत ज्यादा परेशान है, बिजली की बहुत दिक्कत है, मतलब हर तरीके से चारों तरफ से जो है उत्तर प्रदेश जो है बिल्कुल निचले पायदान में पहुंच गया है। अब केवल एक ही पायदान पे चरम पे है, और प्रथम उस पे है, वो है अपराध। यहाँ अपराध जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, कोई भी देखिए इन्वेस्टर समिट कराया इन्होंने, मगर कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं आई, जमीन पे नहीं उतरी, इनके पास कोई विजन नहीं है। केवल ये लोग धर्म के नाम पर उत्तर प्रदेश को बांटने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, और अभी भी उसी में वो जो है अभी भी अपने कामों में लगे हुए हैं। हम लोग एक सकारात्मक राजनीति के साथ उत्तर प्रदेश में लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और लगातार देखिए लोगों के बीच में जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी जाति के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं। 4 साल उनको हो गए, 4 साल वो उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में नहीं गए, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गली गली चिल्ला रहे हैं कि आ रहे हैं अखिलेश। अरे हाथरस में जब घटना हुई तो भी आप नहीं आए, उन्नाव में घटना हुई तब भी आप नहीं आए, आप लखीमपुर में घटना हुई तब भी आप नहीं आए, जब कोरोना में जो देश के जो श्रमिक है पैदल चल रहे थे तब भी आप नहीं आए। एनआरसी का इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ तो भी आप नहीं आए। आप सीए एनआरसी पे आपके बच्चे चले गए तो आप कह रहे थे कि गलती हो गई। आज आप सीए एनआरसी में मूवमेंट करने वालों को टिकट देते तो वो भी करना चाहते हैं। देखिए इस तरीके की दोहरी राजनीति से काम नहीं चलेगा। इस तरीके के माहौल से अब उत्तर प्रदेश की जनता उब गई है, और उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी तरीके से बदलाव का मन बना लिया है। अब इसको लेकर जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, जनता को भी अपने से जुड़े हुए मुद्दों को समझना होगा, ताकि इस तरह की बयानबाजी और इस तरह की जब बांटने की राजनीति की जाती है तो उससे बचा जा सके। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। प्रेमाफिन दे 3-in-1 कॉन्स्टिपेशन रिलीफ, जेंटल, इफेक्टिव और इसकी आदत बिल्कुल नहीं। इसका फॉर्मूला दे नॉन हैबिट फॉर्मिंग, जेंटल और इफेक्टिव 3-in-1 कॉन्स्टिपेशन रिलीफ, अब उपलब्ध टेस्टी मिंट और मिक्स्ड फ्रूट फ्लेवर्स में। सर्वोकॉन 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता। सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके
दवा मंगवा सकते हैं। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। अब हर खुशी हर त्योहार में चमकेगा इंडिया, दिल में घुले एहसासों से सजेगा इंडिया, देश का हर रंग तरुण पेंट्स के संग। तरुण पेंट्स, खुशियों वाले रंग। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। क्रेमाफिन दे 3-in-1 कॉन्स्टिपेशन रिलीफ, जेंटल, इफेक्टिव और इसकी आदत बिल्कुल नहीं। इसका फॉर्मूला दे नॉन हैबिट फॉर्मिंग, जेंटल और इफेक्टिव 3-in-1 कॉन्स्टिपेशन रिलीफ अब उपलब्ध टेस्टी मिंट और मिक्स्ड फ्रूट फ्लेवर्स में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बयानबाजी को लेकर आज लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं की तरफ से हमने रिएक्शंस भी लिए कि क्या कुछ कहना है उनका, तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले एसएन जी आपके पास में आऊंगी, वक्त की कमी है। एक फाइनल कमेंट आपका पूरे बयानबाजी को लेकर, और प्लीज कोशिश कीजिएगा कि डिफाइन आप दूसरी पार्टी के नेताओं की बयानबाजी को लेकर ना करें। 5 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार रही, हमने जो बुनियादी विकास किया, हमने जो 15 करोड़ लोगों गरीबों को अन्न दे रहे हैं, हमने जो 5 लाख की मुफ्त में दवा की व्यवस्था किया, 42 लाख जो हमने आवास दिया, आज तमाम ऐसे बुनियादी विकास किए हैं। उसके नाते भारतीय जनता पार्टी जन विश्वास के द्वारा उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जा रही है, और आपको भरोसा भी दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता का जो विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति ही है। ठीक है, ठीक है। इंद्रजीत जी, आप एक फाइनल कमेंट आपका, मैं चाहूंगी बहुत संक्षिप्त में आप जवाब दीजिएगा। इंद्रजीत जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? कपिल जी, आपका रुख करूंगी। आप एक फाइनल कमेंट बताइएगा प्लीज। दूसरी पार्टियों के नेताओं का जिक्र मत कीजिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, और मुद्दा इस समय है सबसे बड़ी चीज कि 16% की महंगाई दर है। तो ये अद्वितीय है, इतनी 70 साल में कभी अचानक नहीं बढ़ी। तो महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान के वो मुद्दे हैं जो कि इन्होंने उनको दिए नहीं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनको हर फसल पे एमएसपी दें, उस पर बोनस भी देने का काम करें, बिजली भी देने का काम करें, और उनको यूरिया भी देने का काम करें। जो भी खाद्य है वो उनको हम उपलब्ध कराएं, और हम अपनी बहन बेटियों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करें। उनकी सुरक्षा के लिए 10-90 हम फिर पावर्ड करेंगे अपनी लाइन, और निश्चित तौर पे हम उज्जवल भारत और उज्जवल उत्तर प्रदेश के लिए जो कुछ भी। ठीक है, एक फाइनल कमेंट आशीष जी का ले लेते, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए आशीष जी। आप शुरुआत कर रही है अदानी प्रियंका जगह जगह जा रहा है, जो है जगह जगह जा रहा है, जहाँ उसको जनता का प्रेम भी मिल रहा है, और लगातार जो है जनता में हम लोगों का विश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, और एक नई राजनीति की शुरुआत उत्तर प्रदेश में होगी, जिसमें अमन चैन और बेरोजगारी खत्म होगी, रोजगार भी मिलेगा, सब कुछ साधन संपन्न उत्तर प्रदेश। वाकई में आशीष जी, इसी उम्मीद के साथ कि जनता की मुद्दों को उठाया जाएगा, उस पर आगे काम किया जाएगा। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो इस तरह की बयानबाजी के बाद में अब तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इस तरह की बयानबाजी होने लगी है कि जनता के मुद्दों को उठाया जाएगा। विकास को लेकर हर एक पार्टी दावा कर रही है, वादा कर रही है, लेकिन देखना अब ये वाकई दिलचस्प होगा कि जनता अब किस पर अपना भरोसा जताती है। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन
Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.